पिछले 9 से 10 लेक्चरों में हमने किया अपने चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल को पूरा कवर और चैप्टर हुआ ओवर। साथियों, मैं उसी चैप्टर की बात कर रहा हूं जो अभी हम पिछले 10 लेक्चर में कंप्लीट कर आए हैं, धातु एवं अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10th की साइंस। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा, खैर ये वीडियो मैंने 4th चैप्टर पर नहीं बनाई है, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक को हम कैसे बना सकते हैं। उसमें हम चेन्स बनाना देखेंगे, आइसोटॉपिक, नियोबार, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। और साथ ही हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का हमारा गोल क्या है? आज हमें देखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कक्षा 10वीं की विज्ञान का जो अध्याय संख्या 3 है, धातु एवं धातु, उसको चैप्टर तो हमने पूरा कर लिया उसका, लेकिन हम अभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर आए हैं और अब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की बारी करनी है। ठीक है, तो हम करते हैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत। तो जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है कि निम्न में से हमारे पास ये 4 रिएक्शन गिवन है हमें, NaCl, MgCl2 यानी कि सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और फेरस सल्फेट, और ये हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, FeSO4, MgCl2 एंड NaCl। तो वो बोल रहे हैं कि इन चारों रिएक्शंस में से कि इसकी हमने इसके साथ कॉपर के साथ करवाई, और MgCl2 यानी कि मैग्नीशियम क्लोराइड की हमने एल्यूमिनियम के साथ करवाई, और फेरस सल्फेट के साथ हमने किसकी करवाई, सिल्वर मेटल की करवाई, सिल्वर धातु की, और AgNO3 के साथ हमने किसकी, कॉपर धातु की करवाई। तो इन चारों में से ऐसी कौन सी रिएक्शन है जो कि किसको, युगल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है। तो देखिए, हमने आपके सामने चैप्टर कवर करते टाइम क्या किया था, एक रिएक्टिविटी सीरीज पेश की थी। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी किसे बोलते हैं? वो एक टेबल होती है, वो एक सीरीज होती है, उसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस क्या होता है, मेटल्स की टेबल बनी होती है, और उस मेटल्स की जो वो सीरीज होती है उसमें हमें ये क्लियर होता है कि कौन सी मेटल्स हाई रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, सॉरी हाई वर्ड तो मैं यूज नहीं करूंगा, मोर रिएक्टिव है, और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो फिर से मैं आपके सामने, आप कहें तो एक बार पेश कर दूं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। अच्छा देखिए, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जो धातुओं की सक्रियता श्रेणी यानी कि जो कि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल्स हमारे पास में होती है, वो क्या होती है, कार्बन, फिर उसके नीचे होगा सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सबसे ऊपर होता है पोटेशियम, यानी कि जो के है, पोटेशियम का सिंबल के होता है। जो पोटेशियम है साथियों, वो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है। किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज में पोटेशियम सबसे ऊपर आता है। फिर उससे कम होता है सोडियम Na, फिर उससे कम होता है कैल्शियम Ca, फिर उससे कम होता है मैग्नीशियम Mg, फिर उससे भी कम होता है क्या, एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर हमारे पास में लेड, और फिर H यानी कि हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg यानी कि मरकरी, और फिर सिल्वर, और फिर इसके बाद हमारे पास में क्या होता है, गोल्ड। गोल्ड बोले तो Au। ठीक है, तो जो Au होता है, जहाँ के सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव, वहीं हमारे पास में जो Au यानी कि जो गोल्ड है, वो क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव, सबसे कम सक्रिय धातु, लेस रिएक्टिव। अब पूरी कहानी क्या है ये आपको देखना है, जो कि बहुत जरूरी है, मतलब पूरा मामला क्या है, इसमें हमसे पूछा क्या गया है। तो साथियों, हमसे इसमें कहा गया है कि इन 4 रिएक्शंस में से कौन सी रिएक्शन ऐसी है जो कि युगल विस्थापन अभिक्रिया यानी कि उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को दर्शाती है। अब देखिए, मान लीजिए कि KCl है, पोटेशियम क्लोराइड है, ठीक है, प्लस सोडियम है। अब इससे क्या बनेगा? अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था कि जो पोटेशियम है वो सबसे ज्यादा मोर रिएक्टिव होता है, फिर उससे कम क्या होता है, Na होता है। तो अब ये बताइए कि क्या Na इसकी जगह ले पाएगा, यानी कि ये अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील तो है सोडियम, लेकिन क्या पोटेशियम से ज्यादा है, के से ज्यादा है? नहीं, क्योंकि के बहुत ऊपर आता है, यानी कि के इसकी जगह नहीं ले सकता, अर्थात NaCl नहीं बना सकता है, यानी कि जो मोर रिएक्टिव होगा, और यदि उसके साथ में एग्जाम्पल के तौर पर जो मेटल दी गई है, और यदि वो उससे लेस रिएक्टिव है, उससे कम सक्रिय धातु है, तो फिर वो युगल विस्थापन अभिक्रिया नहीं होगी। तो देखते हैं कि वो करके इसमें हमारे पास में क्या दिया गया है साथियों। हमसे कहा गया फर्स्ट क्वेश्चन में NaCl भी लेना पहला, एवं कॉपर धातु। अब कॉपर कहाँ है उस सीरीज में? नीचे, बहुत नीचे है। तो सोडियम जो है, सोडियम बहुत ऊपर है, सोडियम कॉपर से अधिक सक्रिय है, अधिक क्रियाशील है, मोर रिएक्टिव है। तो सोडियम जो है उस विलयन से कॉपर धातु सोडियम को विस्थापित नहीं कर सकता, डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है ना। ऐसे क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम क्या है, मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है और एल्यूमिनियम कम क्रियाशील है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम क्लोराइड से जो है एल्यूमिनियम धातु मैग्नीशियम को विस्थापित नहीं कर सकता, यानी कि डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ऐसे यहाँ FeSO4 है और सिल्वर धातु नीचे है। सिल्वर धातु
जो है, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि जो ये आयरन है, जो फेरस सल्फेट दिया गया है, ये जो फेरस है ये किससे, सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव, जो सिल्वर है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। तो जो आयरन है फेरस सल्फेट वो जहाँ का था रहेगा, क्योंकि जो सिल्वर है वो है अच्छा रिएक्टिव तो है, लेकिन फेरस सल्फेट यानी कि आयरन के कंपैरिजन में उतना ज़्यादा, आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो सकता। तो इसमें भी ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसेस नहीं होगा, ये तीन तो नहीं हो सकते हैं। अब हमारे पास में क्या है, अब देखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विलयन यानी कि इसका सॉल्यूशन एवं कॉपर धातु। तो सिल्वर जो है वो ऊपर है, कम है ना, तो जो सिल्वर है सॉरी वो नीचे है, किससे, कॉपर से। उस रिएक्टिविटी सीरीज में सिल्वर जो है वो बहुत नीचे आता है साथियों। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है कि जो कॉपर है वो तुरंत डिस्प्लेसमेंट कर देगा, यानी कि सिल्वर को उसकी जगह से हटा देगा और किससे रिएक्शन कर लेगा, वो रिएक्शन नाइट्रेट यानी कि NO3 से कर लेगा और क्या बना लेगा, क्यूप्रिक नाइट्रेट, CuNO3 क्यूप्रिक नाइट्रेट। अच्छा, जो AgNO3 है वो AgNO3 क्यों नहीं रहेगा इसमें, तो जो हमें ये सारी दी है इनने इन तीनों में से किसी की भी जगह नहीं ली, क्योंकि ये तीनों इन तीनों की तुलना में कम रिएक्टिव है, और ये जो है ये कम रिएक्टिव है इसकी तुलना में, यानी कि कॉपर जो है वो Ag यानी कि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा सक्रिय है, अर्थात जो कॉपर है वो सिल्वर की जगह ले लेगा। और जब हम AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर की रिएक्शन कराएंगे तो क्या, क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस Ag बनेगा, ठीक है ना। ये Ag अलग हो जाएगा, चलो हटो यहाँ से, हम तुमसे ज्यादा रिएक्टिव, हम तुमसे ज्यादा सक्रिय हैं, हमें अभिक्रिया रिएक्शन करने की कैपेसिटी तुमसे ज्यादा है। वो कहते ठीक है भैया, तो क्या करते, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो ये AgNO3 है उस और प्लस जब कॉपर की होगी तो क्या बन जाएगा, रिएक्शन करने के बाद क्यूप्रिक नाइट्रेट प्लस Ag बन जाएगा। तो साथियों हमारा जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, डी, हमने डी पे किया टिक, ठीक है। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास में क्या है साथियों, हमारे पास में दूसरा क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो ये है कि जो लोहे का फ्रैंक पेन होता है, आपने फ्रैंक पेन देखा होगा किसका, आयरन का, तो उसमें रस्टिंग होने से यानी कि उसमें जंग लगने से बचाने के लिए, कि उसमें जंग ना लगे, रस्टिंग ना हो, निम्न चार में से कौन सी विधि उपयुक्त है। पहला है ग्रीस लगाकर, यानी कि जो लोहे के फ्राइंग पैन में आयरन की जो जंग यानी कि रस्टिंग हो जाती है, क्या हम उसको ग्रीस लगाकर रोक सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है पेंट लगाकर, उसी फ्राइंग पैन को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या पेंट लगाया जा सकता है। तो तीसरा जो है वो है जिंक की परत चढ़ाकर, जिंक की हम कोटिंग करते हैं जर्डन की, तो क्या ये एक तरीका है। या फिर डी ऑप्शन है हमारे पास में ऊपर के सभी, यानी कि ये चारों ही ऑप्शन सही है, ऊपर के सभी, है ना। तो साथियों जो फ्राइंग पैन होता है एक कढ़ाई होती है जिसमें एग वगैरह बनाया जाता है, सब्जियों को फ्राई किया जाता है साथियों। तो उसको रस्टिंग लगने से बचाने के लिए, यानी कि जंग से बचाने के लिए ग्रीज लगाकर, साथियों यदि हम ग्रीज लगा देंगे तो ये खाने में चला जाएगा। और जो पेंट लगाकर, यदि हम पेंट लगाएंगे तो वो क्या होगा भाई, पेंट छोड़ देगा। जब उसमें हीट बढ़ेगी, इंक्रीज होगी हीट, जिंक की परत चढ़ाकर, क्या जिंक की कोटिंग चढ़ाकर, यदि हम उसमें जिंक की परत चढ़ा देते हैं तो उसमें से जो है फ्राइंग पैन को हम जंग से यानी कि रस्टिंग होने से बचाने के लिए हम उसका यूज करते हैं। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, क्वेश्चन 2 का आंसर है ऑप्शन सी की, यानी कि उस लोहे के उस आयरन के फ्राइंग पैन पर यदि हमें जंग लगने से बचाना है, यदि हमें रस्टिंग होने से बचाना है तो हम क्या करेंगे, जिंक की कोटिंग कर देंगे, जिंक, ठीक है। जिंक क्या है, सिंबल होता है Zn, ठीक है। और एटॉमिक नंबर शायद अभी मुझे याद नहीं, ठीक है। तो जिंक की परत चढ़ाकर तो हम इसकी क्या करते हैं, कोटिंग कर देते हैं इस पर, उस फ्राइंग पैन पर, उस फ्राइंग पैन पर क्या करते थे, हम इसकी कोटिंग कर देते हैं, जिससे क्या होता है, ये रस्टिंग होने से बच जाता है, इसमें रस्टिंग नहीं होती है। तो साथियों अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। साथियों हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है ना हमारे पास में वो ऑब्जेक्टिव है। और क्या हमसे पूछा गया है उस क्वेश्चन में कि जो कोई धातु है, मान लो कोई मेटल है, ठीक है, वो क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है, यानी कि उच्च वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, उच्च गलनांक वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला कंपाउंड यौगिक बोले तो कंपाउंड निर्मित करती है, यानी कि बनाती है।
अच्छा, जो ये यौगिक बना, जो ये कंपाउंड बना है, किसने तैयार किया? उस धातु ने जिसने ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाया। तो उस धातु ने जो यौगिक बनाया, यौगिक कंपाउंड, वो क्या है? जल में विलीय है, जल में विलीय है, यानी कि वाटर में सॉल्यूबल है। तो ये एलिमेंट क्या हो सकता है जो ये जल में विलीय यानी कि सॉल्यूबल है? तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो होगा कैल्शियम, ऑप्शन ए। क्योंकि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीजन से क्या करता है? संयोग करता है, अभिक्रिया, और क्या बना लेता है? कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड CaO का निर्माण करता है, जो बिना बुझा हुआ चूना जिसको हम बोलते हैं, है ना, जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं। इसका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है ना, लेकिन ये क्या है? जल में विलेय है, जल में विलेय होता है, घुलनशील, घुल सकता है, विलेय यानी कि सॉल्यूबल। और विलेय होकर क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारे पास में? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम। क्या है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, जो कि हमारे क्वेश्चन थर्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब हमारे पास 2 क्वेश्चन और बचे साथियों। हम इस वीडियो हमारी कितनी 3 चरणों में होगी क्वेश्चंस की वीडियो। पहले चरण में 1 से लेकर 5 तक, फिर 6 से लेकर 10 तक, और फिर 10 से लेकर 16 तक। हर वीडियो में हम 5-5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस 2 क्वेश्चन और बचे, करते हैं वीडियो का अंत और मिलते हैं अभी 2 घंटे बाद नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम क्या करेंगे 6 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि 5 फिर करेंगे। तो अभी तो 2 क्वेश्चन बाकी हैं, तो हम देखते हैं अपना 4th क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। साथियों 4th क्वेश्चन हमारे सामने है। मेरे कान दर्द देने लगे थे इसलिए मैंने हेडफोन निकाल दिया। साथियों हमसे सबसे पहला क्या वर्ड यूज है? खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर, यानी कि जो खाद्य पदार्थ के बॉक्स होते हैं, जिंक की बजाय उन डिब्बों पर, उन बॉक्सेस पर जिंक की बजाय, यानी कि जहां जिंक का लेप होना चाहिए Zn का, वहां क्या टिन SN का लेप होता है। क्यों? इसका क्या रीजन है? क्योंकि अब क्योंकि के आगे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि टिन की अपेक्षा जिंक महंगा है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट अधिक है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील यानी कि रिएक्टिव है, या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील है। अब इनमें से देखिए क्या रीजन हो सकता है हमारे पास में। तो साथियों सबसे पहले तो हमारे यहाँ कौन सा वर्ड यूज किया गया है? हमारे पास में वर्ड यूज किया गया है खाद्य पदार्थ। साथियों आप लोगों के मन में डाउट होगा कि हमारे पास में जो आप बार बार यूज कर रहे हो खाद्य पदार्थ ये क्या है? तो साथियों खाद्य पदार्थ जो होते हैं वे पदार्थ होते हैं जो किसी भी प्राणी द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है साथियों, जो किसी भी सजीव द्वारा क्या है ग्रहण किए जाते हैं, एब्जॉर्ब किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ, जिनको खा सकते हैं। अच्छा ये पदार्थ किन किन से मिलकर बने होते हैं? तो देखिए इनमें क्या क्या शामिल होता है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम शकरा भी बोलते हैं अपनी भाषा, शकला, कार्बोहाइड्रेट वसा भी हमारे पास में, और H2 वाटर और प्रोटीन आदि क्या है इंक्लूड रहते हैं। खाद्य पदार्थ 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं मनुष्यों के लिए यानी कि जिनको ह्यूमन एब्जॉर्ब करते हैं, और दूसरे होते हैं जानवरों के लिए यानी कि जिसमें एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो साथियों उन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। अब जो खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जो ये मैंने आपको बताया था जिंक की बजाय टिन का लेप होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है हमारे पास में ऑप्शन नंबर सी। साथियों ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टिन की अपेक्षा यानी कि जो SN टिन है उसके कंपैरिजन में जो जिंक यानी कि Zn है वो क्या है? अधिक अभिक्रियाशील, वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो साथियों 4th क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व, और हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। तो और वो भी कैसा है हमारे पास में? वो हमारे पास में साथियों क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास में है कि आपको एक हथौड़ा यानी कि एक हैमर दिया गया, और एक बैटरी, एक बल्ब के साथ साथ में एक तार यानी कि एक वायर कंडक्टर, या फिर एक और हमारे पास में क्या स्विच दिया गया है। इतनी चीजें आपको दी गई हैं। अब इनका उपयोग, इनका यूज करके आपको क्या बनाना है? इनका यूज कर धातु एवं अधातुओं के नमूनों के बीच आप विभेद कैसे कर सकते हैं। तो साथियों इसका हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि हम सबसे पहले हथौड़ा लेंगे यानी कि हैमर लेंगे। ठीक है साथियों, हैमर लेंगे, और हैमर लेने के बाद हम क्या करेंगे कि दिए गए नमूनों पर, यानी कि जो हमें नमूने दिए गए हैं नमूनों को पीटेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करेंगे? यदि नमूना पीटने पर चादर का रूप लेता है यानी कि वो थिन शीट का रूप ले लेता है, यदि नमूना पीटने पर पतली चादर का रूप ले लेता है,
यदि ये एक थिन शीट का रूप ले लेगा तो क्या होगा, नमूना धातु होगा। यानी कि हमें डिफरेंस बताना था कि धातु और अधातु की पहचान कैसे करेंगे, तो वह धातु होगा। ठीक है, यानी कि हमने उसको हैमरिंग की उसकी, और यदि वो थिन शीट में कन्वर्ट हो गया तो क्या, तो वह धातु होगा। और क्वेश्चन नंबर, और यदि यानी कि यदि मान लो हमने उसको क्या पीटा और वो पतली चादर में नहीं बदला, बी पार्ट हमारा क्या है, यदि नमूना पीटने पर बिखर जाता है, यदि नमूना पीटने पर बिखर जाता है तो वह क्या होगा हमारे पास में, अधातु यानी कि नॉन मेटल होगा, अधातु होगा। बस अब बचा हमारे पास में इसका लास्ट पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि धातुओं यानी कि मेटल्स एंड अधातु यानी कि नॉन मेटल्स में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो साथियों हमसे कहा गया है कि जो धातुओं, क्वेश्चन बी मतलब 5th क्वेश्चन का बी पार्ट है कि धातुओं एवं अधातुओं में विभेदन के लिए इन परीक्षणों की उपयोगिता का आकलन कीजिए। ये परीक्षण हमें दिए गए थे, तो मतलब हमने उसका आकलन कैसे किया। तो साथियों सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक डायग्राम, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या है, ये हमारे पास में स्विच है, ठीक है। और ये हमारे पास में बल्ब है, ठीक है, ये हमारे पास में बल्ब है। और ये जो है हमारे पास में ये क्या है, बैटरी है। ये हमारे पास में क्या मौजूद है, बैटरी। अब साथियों हमें इसके आगे क्या लिखना है इस क्वेश्चन में कि बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को, यानी कि इन चारों को, बैटरी आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, जी हाँ, बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को क्या करेंगे साथियों, हम बैटरी, बल्ब, तार एवं स्विच को लेकर चिन्ह के अनुसार एक परिचय बनाएंगे, ठीक है। चिन्ह के अनुसार क्या करेंगे, एक उसका खुद का मतलब कि क्या करेंगे, परिचय बनाएंगे। तो साथियों और फिर हम परिचय बनाने के बाद क्या करेंगे, जो हम लिखेंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो गिवन होगा हमें नमूनों के परिचय में जोड़कर स्विच को, उस स्विच को हम कनेक्ट कर देंगे किससे, जो नमूने हमें दिए गए होंगे, और स्विच को ऑन कर देंगे। उस स्विच को क्या है, जो हमें दिया गया है उसको हम ऑन कर देंगे। और फिर उस स्विच को साथियों, फिर उस स्विच को ऑन करने के बाद, जो स्विच को ऑन करने के बाद यदि बल्ब जल जाता है तो नमूना धातु होगा, यदि बल्ब नहीं जलता तो नमूना क्या है, अधातु होगा। तो साथियों इसी के साथ में यदि मान लो जो ये स्विच है, ये जो है, यदि ये ऑन हुआ तो धातु, नमूना जो है वो धातु, ठीक है। यदि ऑन नहीं हुआ तो नमूना ऑफ हुआ तो नमूना अधातु, ठीक है साथियों। नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसी के साथ होती है हमारी आज की क्लास खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 10 के साथ। तो होती है आज की हमारी यही क्लास खत्म। तो साथियों अगली वीडियो में तो हम मिलेंगे ही क्वेश्चन 6 to क्वेश्चन 10 के साथ। तब तक आप एक पॉजिटिव डोज लेते जाइए। वो पॉजिटिव डोज ये है कि बिना कोशिश के आप सिर्फ नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और यही जीवन का नियम है। नमस्कार।